नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत करें उससे पहले आज हम आपके प्यार और भरोसे का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि आपके भरोसे की ताकत से ही सुपर प्राइम टाइम 1 साल से लगातार देश का नंबर 1 शो बना हुआ है। आज इस शो ने लगातार नंबर 1 रहने का 52वां हफ्ता यानी 1 साल पूरा कर लिया है। आज टीवी 9 भारतवर्ष अपने करोड़ों दर्शकों के साथ देश के सुपर प्राइम टाइम के लगातार साल का नंबर 1 शो बने रहने की वर्षगांठ मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के देश के नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम ने आज भारतीय टीवी न्यूज इतिहास में नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास रच दिया है। और इसकी वजह है आपका भरोसा। आपका पसंदीदा शो सुपर प्राइम टाइम लगातार 1 साल से रात 8 बजे का लीडर है। सुपर प्राइम टाइम 1 साल से रात 8 बजे के टाइम बैंड पर न सिर्फ नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है, बल्कि देश के दूसरे सभी चैनल्स के मुकाबले काफी आगे है। इस मुकाम को हासिल करने के लिए सुपर प्राइम टाइम ने कैसे देश के करोड़ों दर्शकों का भरोसा जीता, 1 साल से ये शो कैसे और क्यों रात 8 बजे का लीडर बना हुआ है, इसके लिए हमने तैयार की है एक छोटी सी शो रील। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। वक्त हो गया है सुपर प्राइम टाइम का। मैं हूं सुमेरा खान और अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें। हर तरफ जो मिसाइल आकर गिरी उसकी वजह से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज और युद्ध के मैदान से आ रही वॉर ब्रेकिंग न्यूज भी। 365 दिन 120 देशों में ऐसा बारूदी खलल डाला। 52 सप्ताह 1 साल से लगातार सुपर प्राइम टाइम की बादशाहत बरकरार। रात 8 बजे देश के नंबर 1 शो का समय। दुनिया में एक बार फिर टीवी न्यूज इंडस्ट्री का लीडर, इंटरनेशनल खबरों का सबसे विश्वसनीय बुलेटिन। टीवी 9 भारतवर्ष दुनिया का वो पहला न्यूज चैनल है। ZNPP में विस्फोट की आशंका जाहिर की जा रही है। दर्शकों के भरोसे की मोहर 1 साल से सुपर प्राइम टाइम नंबर 1। वॉर जोन में जगह जगह खाई खोद रखी है। क्या एटमी घमासान बहुत नजदीक है? फॉरवर्ड पोजीशन पर है। लगातार आर्टिलरी की गोलीबारी होती है। हर अंतर्राष्ट्रीय खबर की सच्ची और प्रामाणिक ग्राउंड रिपोर्ट। दुनिया की हर हलचल की एक्सक्लूसिव और इनसाइड स्टोरी। हर ग्लोबल डेवलपमेंट का सटीक और सॉलिड विश्लेषण। टीवी 9 भारतवर्ष 8 बजे आता है। सुपर प्राइम टाइम नेशनल इंटरनेशनल की सारी खबरें, अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट्स है। सबसे भरोसेमंद शो। इसीलिए सबसे लंबे समय तक टीवी न्यूज इंडस्ट्री में नंबर 1 बने रहने का नया रिकॉर्ड। 1 साल से सुपर प्राइम टाइम की बुलंदी बरकरार, कोई नहीं सुपर प्राइम टाइम के आसपास। 1 साल से नंबर 1 टीवी न्यूज का स्वर्णिम इतिहास। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा शो की, सुपर प्राइम टाइम की। रूस यूक्रेन की जंग बीते 100 घंटे में और भी ज्यादा घातक और भीषण हुई है। 17 जुलाई के बाद से रूस ने मिसाइलों की बरसात पर ब्रेक नहीं लगाया है। ओडेसा को विस्फोटकों से ध्वस्त कर दिया गया है। पलटवार में यूक्रेन भी क्रीमिया पर लगातार हमले कर रहा है। जंग के सेंटर स्टेज क्रीमिया और ओडेसा बन चुके हैं। क्रीमिया पर हो रहे विस्फोट कभी भी एटमी रेडिएशन का बवंडर शुरू करा सकते हैं। रूस और यूक्रेन खास रणनीति के तहत अपने अपने टारगेट शहरों पर हमले कर रहे हैं। दोनों देशों का मकसद क्या है और एटमी खतरा कैसे बढ़ता जा रहा है, इस रिपोर्ट में आप भी समझिए।
युद्ध के 500 दिन बाद क्रीमिया रण क्षेत्र में बदल चुका है। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलें क्रीमिया पर बरस रहे हैं। क्रीमिया से लेकर ओडेसा तक बारूदी बरसात के 100 घंटे हो चुके हैं। कर्च ब्रिज पर यूक्रेन ने 17 जुलाई को हमला किया और उसके बाद रूस ने प्रतिशोध के अंधड़ में ओडेसा को तबाह कर दिया। रूस ने यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा पर इतनी मिसाइलें और ड्रोन बरसाए हैं कि पूरा शहर धमाकों से गूंज रहा है, काले धुएं से ढक गया है। ओडेसा के बंदरगाह पर बने शेल्टर और हैंगरों को रूस के बारूदी हमलों ने तबाह कर दिया है। ओडेसा का पूरा पोर्ट इस वक्त बारूद से बर्बाद हो चुका है। जगह जगह आग लगी है। यूक्रेन के फायर फाइटर ओडेसा में आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने ओडेसा में यूक्रेन के कई हथियार डिपो को भी ध्वस्त कर दिया है। सौ घंटे पहले तक काला सागर के तट पर खड़ा यह शहर शांत था। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी, लेकिन 100 घंटे के अंदर रूस ने इस कदर तबाही मचाई कि पूरा शहर खंडहर नजर आ रहा है। रूस के विस्फोटक प्रहारों से खूबसूरती खंड खंड हो गई है। शहर में आग है, धमाके हैं और सायरन गूंज रहे हैं। रूस का ब्लैक सी फ्लीट लगातार ओडेसा पर हमले कर रहा है। रूस ने ओडेसा पर कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमले किए हैं। इनके अलावा KH-22 मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। KH-59 क्रूज मिसाइल दागी जा रही है। साथ ही कामिकाज़ी ड्रोन शाहिद से भी हमले हो रहे हैं। रूस का टारगेट यूक्रेन के पोर्ट पर बने हैंगर है। इन हैंगर में यूक्रेन के हथियार होने की रिपोर्ट है। हैंगर तबाह होने पर यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने 60,000 टन अनाज तबाह कर दिया। यह अनाज चीन को सप्लाई किया जाने वाला था। सौ घंटे से रूस लगातार ओडेसा पर बारूद बरसा रहा है और यूक्रेन का टारगेट क्रीमिया बना हुआ है। इस वक्त जंग के सेंटर स्टेज 2 शहर बने हैं। ओडेसा पर रूस हमले कर रहा है तो क्रीमिया पर यूक्रेन। अठारह जुलाई से यूक्रेन लगातार क्रीमिया पर बारूद बरसा रहा है। यूक्रेन रूसी सेना के कैंप्स को टारगेट बना रहा है। यूक्रेन के हमलों से रूस के एयरफील्ड में भी आग लग गई। यह पहली बार हो रहा है कि क्रीमिया पर सिलसिलेवार इतने बड़े हमले हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्रीमिया पर यूक्रेन इतने सटीक हमले करने में कैसे कामयाब हो रहा है? तो इसका जवाब है अमेरिका से मिलने वाली सैटेलाइट मदद। लिथुआनिया के विलिनियस के पास अमेरिका का रीपर ड्रोन बेस है। यहां से MQ-9 रीपर ड्रोन क्रीमिया की रेकी कर रहे हैं। इन ड्रोन से यूक्रेन को क्रीमिया में रूस के अहम ठिकानों की सटीक जानकारी मिल रही है। अपने कब्जे वाले मिकोलेव में यूक्रेन ने अपना ड्रोन बेस बना रखा है। इस ड्रोन बेस को लोकेशन की सटीक नेविगेशन मिलते ही यूक्रेन सैटेलाइट डेटा अपने ड्रोन में फीड कर देता है।
इसके बाद मिकोलेव से यूक्रेन अपने UJ-22 ड्रोन से हमला कर देता है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से क्रीमिया में तबाही मची हुई है। यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों से क्रीमिया दहल उठा है। सवाल यह है कि क्रीमिया पर यूक्रेन हमले कैसे कर रहा है। यूक्रेन क्रीमिया पर हमले के लिए ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ ही फ्रांस से मिली स्कैल्प मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। हाइमार्स रॉकेट सिस्टम से भी क्रीमिया को टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन UJ-22 ड्रोन से भी क्रीमिया पर हमले कर रहा है। ग्यारह 12 जुलाई को ही क्रीमिया पर यूक्रेन की ओर से हमला किए जाने का प्लान फाइनल हो चुका था। 11-12 जुलाई को जब विल्नियस में नेटो की समिट हुई थी, तभी ज़ेलेंस्की को पश्चिमी देशों ने क्रीमिया पर हमले की हरी झंडी दे दी थी। इसके बाद से ही यूक्रेन ने क्रीमिया को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। दरअसल क्रीमिया में रूस के कई सैन्य बेस हैं। इसके साथ ही क्रीमिया में रूस के डर्टी बम बेस भी हैं। यूक्रेन का टारगेट क्रीमिया में डर्टी बम विस्फोट करना है, जिससे रूस पर रेडिएशन फैलाने का दोष मढ़ा जा सके। डर्टी बम विस्फोट के बाद रूस को क्रीमिया छोड़ने पर मजबूर किया जा सकता है। इसीलिए क्रीमिया के रूसी सैन्य बेस की जासूसी करके उन पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन क्रीमिया पर हमलों के जवाब में रूस ने ओडेसा को टारगेट बना रखा है, तो उसके पीछे भी बड़ी रणनीति है। रूस की रणनीति है यूक्रेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना। दुनिया के कई बड़े देश यूक्रेन के गेहूं आयात पर निर्भर हैं। ओडेसा पोर्ट से दुनिया के कई देशों को अनाज सप्लाई होता है। अनाज सप्लाई का रूट ब्लैक सी से जाता है। रूस ने ब्लैक सी में सैन्य सख्ती बढ़ा दी है। ओडेसा पोर्ट तबाह होने से बड़े देशों की अनाज आपूर्ति बाधित होगी। इससे यूक्रेन पर रूस की शर्तें मानने का दबाव बढ़ेगा। युद्ध में दोनों देश अपने अपने रणनीतिक दांव खेल रहे हैं। ये फायर पावर ही तय करेगी कि किसका दांव कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले युद्ध के मैदान से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ब्लैक सी से है। ब्लैक सी पर यूक्रेन ने बड़ा ऐलान किया है। रूस की तरफ जाने वाले जहाजों पर खतरा है। हर जहाज को वॉरशिप माना जाएगा, कहा यूक्रेन ने। रूस पहले ही कर चुका है ऐसा ही ऐलान। रूस के इस ऐलान के बाद अब यूक्रेन ने भी कह दिया है कि यहां से गुजरने वाले हर शिप को वॉरशिप माना जाएगा। और अब बात ओडेसा की। ओडेसा में रूसी ब्रिगेड का ताबड़तोड़ प्रहार अपने चरम पर है। हालात बेहद ही भयावह हैं। जानते हैं क्यों? दरअसल ओडेसा यूक्रेन की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है, जो ब्लैक सी से सटी हुई है। इसी ओडेसा से यूक्रेन दुनिया भर में अनाज का निर्यात करता है, लेकिन अब उस पर भी पुतिन ने लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। जानते हैं कैसे? काला सागर की ग्रेन डील को रद्द करके। जी हां, ग्रेन डील को ब्रेक करने के साथ ही रूस ने ऐलान किया है कि अगर ब्लैक सी के रास्ते कोई भी जहाज निकला तो उसे रशियन नेवी तबाह कर देगी। और कुछ ऐसी ही वार्निंग यूक्रेन ने भी दी है। तो क्या जल्द ही ब्लैक सी में शुरू होगा विस्फोटक युद्ध? देखिए इस रिपोर्ट में।
रूस यूक्रेन जंग की आंच धीमी होने के बजाय पहले से ज्यादा भड़क उठी है, क्योंकि अब तक तो भीषण युद्ध जमीन और आसमान में लड़ा जा रहा था, लेकिन इस बार वॉर जोन बना है ब्लैक सी, जहां किसी भी वक्त बारूदी बवंडर आ सकता है। प्रचंड अटैक से काला सागर का पानी थर्रा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि आज रात से ही ब्लैक सी में रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाएंगे। काला सागर में रूसी सेना जल, थल और नभ से प्रहार का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। जानते हैं क्यों? इसकी वजह है ब्लैक सी की ग्रेन डील, जिसे क्रेमलिन ने रद्द कर दिया है। ग्रेन डील से जुड़े हर नियम कानून को मानने से इनकार कर दिया है। दरअसल क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूस के सरकारी न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया है। वो ये, ब्लैक सी में ग्रेन डील समझौता प्रभावी नहीं है। प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले ही इस समझौते से जुड़ी डेडलाइन का ऐलान कर दिया था, जो कि 17 जुलाई थी। लिहाजा अब काला सागर में ग्रेन डील समझौते को हमने रद्द कर दिया है। काला सागर में ग्रेन डील समझौते का टूटना सीधे तौर पर यूक्रेन के लिए किसी महाखतरे से कम नहीं है, क्योंकि ग्रेन डील के ब्रेक होने के साथ ही अब रूसी डिफेंस ब्लैक सी से गुजरने वाले हर शिप को निशाना बना सकता है। ट्रांसपोर्ट शिप को भी रूसी डिफेंस हमले में तबाह कर सकता है। ब्लैक सी में मौजूद यूक्रेनी पोर्ट के सारे रास्ते बंद कर सकता है। दरअसल अब ब्लैक सी पुतिन का एक ऐसा ब्लू बैटल ग्राउंड बन चुका है, जहां किसी भी वक्त वो धमाका कर सकते हैं। और उसका ट्रेलर यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से सामने भी आने लगा है, जहां बीते 48 घंटों में बेहिसाब बारूद बरसा है। यूक्रेन के इस तटीय शहर पर जबरदस्त तरीके से ड्रोन स्ट्राइक की गई है, और इसकी बड़ी वजह 17 जुलाई को क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर हुआ मिसाइल अटैक है, और दूसरी वजह ग्रेन डील का टूटना। आपको बता दें, वैसे तो रूस यूक्रेन युद्ध का आगाज फरवरी 2022 में हुआ, लेकिन इस जंग के बीच ही ब्लैक सी में ग्रेन डील समझौते की नींव रखी गई। मसलन जुलाई 2022 में इस्तांबुल में ग्रेन डील समझौते पर मोहर लगी। यह समझौता यूक्रेनी अनाज और उत्पादों के निर्यात से जुड़ा था, यानी ब्लैक सी पोर्ट से यूक्रेनी अनाज के निर्यात को अनुमति देना, ट्रांसपोर्ट जहाजों को ब्लैक सी के रास्ते गुजरने की अनुमति देना। यूएन की मौजूदगी में रूस, यूक्रेन, तुर्की ने इस पर हस्ताक्षर किए। वैसे ग्रेन डील समझौता 120 दिनों के लिए प्रभावी किया गया, लेकिन नवंबर 2022 में 120 दिनों के लिए और बढ़ाया गया। 18 मार्च 2023 ग्रेन डील समझौते की आखिरी तारीख थी। बावजूद इसके रूस ने ग्रेन डील को एक्सटेंड किया। इतना ही नहीं, रूसी राष्ट्रपति ने अनाज डील से जुड़ी कुछ शर्तें भी रखी। वो ये कि अनाज सौदे के लिए स्विफ्ट सिस्टम को खोला जाए, टोल्याती और ओडेसा के बीच अमोनिया पाइपलाइन बने। एक तरफ पुतिन की शर्तों को दरकिनार किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना ने क्रीमिया के ब्रिज पर बैक टू बैक हमले किए। बस फिर क्या, ये देख पुतिन का माथा ठनक गया, और अब तो रूसी ब्रिगेड ब्लैक सी से गुजरने वाले हर शिप, हर जहाज को निशाना बनाने के लिए, उसे तहस नहस करने के लिए आमादा है।
ब्लैक सी में तबाही मचाने के लिए एंग्री पुतिन ने ब्लैक सी में हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस जंगबाजों को उतार दिया है। रशियन नेवी के ब्लैक सी फ्लीट भी एक्शन में है। वहीं दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जल्द ही काला सागर में रूस पोसाइडन ड्रोन से लैस एटमी सबमरीन भी भेज सकता है। यानी अब ब्लैक सी में यूक्रेन के साथ निर्णायक जंग लड़ने की तैयारी पुतिन ने कर ली। एक तरफ ब्लैक सी में रूस की आक्रामक तैयारी जारी है, तो वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस के जंगी बेड़ों की मूवमेंट रोकने के लिए यूक्रेन काला सागर में मौजूद अपने समुद्री इलाके में सी माइंस बिछा रहा है, ताकि अगर रूसी नौसेना ने यूक्रेन की सीमा में दाखिल होने की कोशिश की तो वो जलकर राख हो जाएं, समंदर में खाक हो जाएं। मतलब साफ है कि ब्लैक सी में भीषण जंग का प्लॉट तैयार हो चुका है। रूस यूक्रेन दोनों वॉर रेडीनेस मोड में है। अब किसी भी वक्त दोनों देशों के बीच महासंग्राम होना तय है, वो भी नीले समंदर में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सुपर प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ये खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिका को किम जोंग ने धमकी दी है। एटम बम विस्फोट के करीब है नॉर्थ कोरिया, ये कहा है। यूएस ने सियोल भेजी है परमाणु पनडुब्बी। पनडुब्बी के सियोल पहुंचने पर किम ने ये धमकी दी है अमेरिका को। क्रेमलिन से बगावत और हथियारों की कमी दिखाते हुए रणभूमि से कूच करने वाले प्रिगोजिन पर सस्पेंस खत्म हो गया है। प्रिगोजिन की तस्वीर के बाद अब एक वीडियो भी सामने आ गया है। दावा यह है कि यह वीडियो बेलारूस का है, लेकिन इसी वीडियो में एक और शख्स नजर आ रहा है जो चौंकाता है। यह शख्स है बेलारूस में वैगनर का नया कमांडर, जिसे सीरिया और अफ्रीका में जल्लाद कहा जाता है। आखिर कौन है वो शख्स और इस शख्स के दिखने से यूरोप पर क्या पड़ेगा असर, देखिए इस रिपोर्ट में। Все бойцы чудаковаты. Никто не собирается. हथियार न मिलने पर पुतिन से नाराजगी। रक्षा मंत्री शोइगु पर गुस्सा और क्रेमलिन से बगावत। यूक्रेन की जंग से लौटी रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर की इतनी ही कहानी इस वक्त दुनिया जानती है। लेकिन इस कहानी को आगे बढ़ाने में बेलारूस अब अहम भूमिका अदा कर रहा है। वही बेलारूस जहां वैगनर लड़ाकों को नया ठिकाना मिला है। हालांकि बेलारूस में वैगनर्स को मिली शरण ने कई सवाल भी खड़े किए। क्रेमलिन की रणनीति का दायरा कितना बड़ा है, इस बारे में दुनिया को सोचने पर मजबूर किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रणनीति विशाल रूप ले चुकी है। पहले वैगनर लड़ाकों के बेलारूस न पहुंचने पर सवाल खड़े हुए, फिर प्रिगोजिन को 24 जून से न देखे जाने के कारण सस्पेंस बढ़ा, लेकिन सस्पेंस जल्द ही खत्म हो गया। बेलारूस के कैंप में लड़ाके भी पहुंचे और प्रिगोजिन की तस्वीर भी कैंप से ही जारी हुई। लेकिन अब प्रिगोजिन के बेलारूस में होने से एक और संदेह ने जन्म ले लिया है। ये संदेह है जंग के भविष्य पर। क्या वैगनर आर्मी को बेलारूस भेजना रणनीति है? क्या प्रिगोजिन को वॉर प्लान के तहत बेलारूस भेजा गया है? क्या प्रिगोजिन का असली मकसद जंग को आगे बढ़ाना है, या फिर क्या वैगनर के जरिए यूरोप मिशन की शुरुआत हो रही है? संदेह के दायरे में भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हैं, लेकिन इन सवालों को जहां बल मिला
वो स्थिति पूरी दुनिया को चौंकाने वाली है। बेलारूस से जारी हुआ ये लेटेस्ट विजुअल ही वो वजह है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। इस वीडियो में 24 जून के बाद पहली बार वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन दिख रहे हैं। वैगनर्स में जोश भर रहे हैं। लेकिन चौंकाता है इस तस्वीर में नजर आने वाला दूसरा शख्स सर्गेई चुब्को। सीरिया और अफ्रीका में वैगनर्स के कई ऑपरेशन को अंजाम दे चुका ये खूंखार कमांडर रणभूमि का कामयाब खिलाड़ी है। इसलिए बेलारूस में इस कमांडर को बुलाने के मकसद की आशंका यूरोप में खौफ का कारण बन गई है। बेलारूस में वैगनर्स की मौजूदगी से यूरोप पहले चौकन्ना था, लेकिन सर्गेई चुब्को को देखने के बाद यूरोपीय देशों में खौफ है। आखिर कौन है सर्गेई चुब्को जिसने जंग में दहशत की एंट्री करवाई है? दरअसल सर्गेई चुब्को कोई अनजान नाम नहीं है, बल्कि ये नाम प्रिगोजिन से ज्यादा फेमस है। वैगनर आर्मी का ये वो कमांडर है जिसने प्रेसिडेंट पुतिन के आदेश पर सीरिया जैसे रण क्षेत्र में सीधे अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सर्गेई चुब्को का पूरा नाम सर्गेई व्लादिमीरोविच चुब्को है, जिसे पायनियर नाम से भी जाना जाता है। 2003 से 2014 तक सर्गेई चुब्को कई प्रमुख प्रशासनिक पदों पर रहा है, लेकिन 26 जनवरी 2017 को वो वैगनर में शामिल हो गया और उसे सीरिया भेज दिया गया। उसे सीरिया के डेर एज जोर इलाके में तैनात यूनिट का चीफ कमांडर बनाया गया था। उसी की रणनीति के तहत 2018 में एक ऑयल फील्ड पर वैगनर की एक यूनिट कामयाब हुई। हालांकि इस दौरान अमेरिका के एक हमले में सर्गेई चुब्को की यूनिट को बड़ा नुकसान भी हुआ, जिसके बाद वो 2020 में रूस वापस लौट आया। लेकिन 2021 में चुब्को को अफ्रीका भेजा गया, जहां उसकी यूनिट के खून खराबे ने उसे बदनाम कर दिया। और अब यही वैगनर कमांडर बेलारूस में है, इसलिए जंगी माहौल में पश्चिमी देशों से लेकर अफ्रीका तक में दहशत है। ये आवाज येवगेनी प्रिगोजिन की है, जिन्होंने ट्रेनिंग का मकसद अफ्रीका में सैन्य अभियान बताया है, जैसे मजबूती सर्गेई चुब्को की मौजूदगी से मिलती है। लेकिन सच तो ये है कि प्रिगोजिन का असली मकसद क्या है, क्रेमलिन की असली रणनीति क्या है, किसी को नहीं पता। प्रिगोजिन और सर्गेई चुब्को के वीडियो से एक बात तो साफ हो गई है, ये मिशन बहुत बड़ा है और ये मिशन अफ्रीका तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मिशन यूरोप के साथ साथ हर वो वॉर जोन है जहां जंग चल रही है। मुमकिन है कि क्रेमलिन की रणनीति के तहत ही प्रिगोजिन ने बेलारूस के लिए सर्गेई चुब्को को कमांडर नियुक्त किया हो, और अगर ऐसा है तो जंग के भविष्य में विनाश का नया द्वार खुल गया है, जिससे क्रेमलिन खुद का बचाव कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि वो प्लान क्या है। संभवतः प्लान है कीव पर कब्जा, यूक्रेन पर डर्टी बम से हमला, पोलैंड के खिलाफ ऑपरेशन, लिथुआनिया में घुसकर हमला, सुवाल्की कॉरिडोर पर कब्जा, नेटो के हथियार डिब्बों की तबाही, पूर्वी यूरोप पर ताबड़तोड़ हमले, या फिर नेटो में फूट डालना। स्वाभाविक है ये प्लान प्रिगोजिन या बेलारूस मिलकर नहीं बना सकते, बल्कि ये क्रेमलिन की ही उपज हो सकती है, ताकि जंग के कई मोर्चों पर रूस अपना हित साध सके। पर क्या ऐसा संभव है? हम जानते हैं कि वैगनर सैनिक बेलारूस क्षेत्र में हैं, लेकिन हम पहले से ही प्रतिक्रिया के लिए तैयार हैं। यदि वो अपने गंदे जूतों के साथ यूक्रेनी धरती पर कदम रखने की कोशिश करते हैं, तो मौत उनका इंतजार कर रही है। इस बयान से आप समझ सकते हैं कि वैगनर आर्मी को बेलारूसी आर्मी को ट्रेन करने के लिए पनाह दी गई है। उसके मकसद से रूस का हर दुश्मन वाकिफ है, इसलिए तैयारियां अपने अपने स्तर पर की गई हैं। खास तौर पर तैयारी है पोलैंड और लिथुआनिया की 100 किलोमीटर की सीमा सुवाल्की कॉरिडोर पर, जहां वैगनर कब्जा करके बाल्टिक को यूरोप से काट सकते हैं।
और अगर ऐसा होता है तो फिर पोलैंड लिथुआनिया में दाखिल होकर हमला आसान हो जाएगा। रोमानिया में नेटो के हथियार डिपो को तबाह करना भी मुश्किल नहीं होगा। कीव में रक्तपात और दूसरे ऑपरेशन में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि यही हथियार सप्लाई का मेन रूट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रूस यूक्रेन जंग में तबाही का सबसे विनाशक दौर आ चुका है। पहली बार रूस ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल करके भारी तबाही मचा दी है। साथ ही पिछले 24 घंटे में 10 से ज्यादा इलाकों में मिसाइल और ड्रोन अटैक करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार किया है। क्लस्टर बम के बदले क्लस्टर बम से हमला बोल दिया है। यानी अब जंग महायुद्ध में बदल गई है, जो एटमी अटैक से बस एक कदम दूर है। और इस तरह रूस यूक्रेन जंग में महाविनाश का आरंभ हो चुका है, क्योंकि पहली बार क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया है। वही क्लस्टर जिसकी विनाशक क्षमता को देखते हुए 120 देशों ने इसे बैन किया हुआ है। लेकिन यूक्रेन को तबाह करने का मंसूबा लिए पुतिन ने क्लस्टर का इस्तेमाल करके नेटो को सीधा चैलेंज कर दिया है। रूस ने आर्तेमोवस्क में क्लस्टर बम से हमला किया। देखिए पूरे शहर में कैसे अंगारों की बारिश हो रही है। क्लस्टर बम का हमला कितना जोरदार होता है, इस वीडियो में देखिए कैसे MT-LB आर्मर्ड व्हीकल के परखच्चे उड़ गए। एक तरफ क्लस्टर बम से हमला तो दूसरी तरफ माइकोलेव में एयर स्ट्राइक। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। यूक्रेन के कई शहरों में एक साथ बड़ा अटैक करके पुतिन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो यूक्रेनी सैनिकों को आगे बढ़ने नहीं देंगे और इसके लिए एक नया वॉर प्लान बनाया है। पुतिन का वॉर प्लान बताएं उससे पहले 24 घंटे में मची तबाही की तस्वीरें देख लीजिए। साउथ यूक्रेन के शहर मिकोलेव में सुबह सवेरे बारूदी धमाके होने लगे, जिससे कई इमारतों में आग लग गई। मिकोलेव का सिटी सेंटर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इसके अलावा एक 3 मंजिला इमारत पूरी तरह खाक हो गई। मिकोलेव के गवर्नर विताली किम ने इसकी जानकारी दी कि मिकोलेव में रूस ने स्ट्राइक की है। न सिर्फ मिकोलेव बल्कि सूमी भी मिसाइल अटैक से दहल गया। मिसाइल अटैक इतना जबरदस्त था कि बेहद तेज धमाका हुआ। इस हमले के दौरान एक वीडियो आया है जिसमें एक घर में तेज झटके महसूस किए गए। टेबल पर रखा लैपटॉप भी हिल गया। सूमी पर हमला इतना जबरदस्त था कि कई फीट गहरा गड्ढा हो गया और आसपास की इमारतों में आग लग गई। सूमी में ड्रोन हमले के लिए एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमले के डर से उस इलाके को खाली करा लिया गया है। लोगों को रेस्क्यू कराकर दूसरी जगह भेज दिया गया है। इसी तरह का अटैक ओडेसा पर भी किया गया। ओडेसा में 24 घंटे में ड्रोन से 38 बार हमला किया गया। हालांकि यूक्रेन ने 18 ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया है। रूस ने अचानक हमला तेज कर दिया है और इसकी बड़ी वजह है बारिश का मौसम। यूक्रेन के सैनिक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसका रूस लगातार फायदा उठा रहा है। रूस मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है, जिससे यूक्रेनी ठिकाने तबाह हो रहे हैं और यूक्रेनी सैनिक इलाके को छोड़कर भाग रहे हैं। रूस के रडार पर मारियोपोल एक बार फिर आ गया है। इस बार रूस ने रात के अंधेरे में मिसाइल अटैक किया, जिसमें मारियोपोल का कल्चरल हाउस पूरी तरह से तबाह हो गया। रूस ने अलग अलग इलाकों में पिछले 24 घंटे में 72 हमले किए, जिसमें मिसाइल, ड्रोन, टैंक और
रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। ये बाखमुत से आई तस्वीरें हैं जिसमें रूस की टैंक बटालियन बाखमुत के बाहरी इलाके में जा पहुंचती है और फिर उन ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया जाता है जहां यूक्रेन के सैनिक छुपे हुए थे। दरअसल बाखमुत के कई इलाकों पर रूस कब्जा कर चुका है, लेकिन यूक्रेनी सैनिक बार बार बाखमुत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में रूस ने टैंक लेकर उन तमाम इलाकों पर हमला किया जहां यूक्रेन ने अपने ठिकाने बना लिए थे। देखिए कैसे टैंक से तबाही मचाई जा रही है। अटैक के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कई जगह यूक्रेन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को टारगेट किया गया। हमले के बाद जान बचाने के लिए यूक्रेनी सैनिक भागे तो उन पर ड्रोन से शेलिंग की गई। कीव, लवीव, सुमी, मारियोपोल, मिकोलेव, बाखमुत, खेरसोन, ओडेसा। पिछले 24 घंटों में 10 से ज्यादा इलाकों में रूस ने पूरी ताकत से हमला किया। डीपीआर में तो 50 बार शेलिंग अटैक हुआ जिसमें रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। इसके अलावा यूक्रेनी सैनिकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है क्योंकि बारिश की वजह से यूक्रेनी सैनिक आगे नहीं बढ़ पा रहे। वहीं रूस ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमले कर रहा है। आर्टोमोस्क में मोर्टार अटैक से यूक्रेनी सैनिकों के इन्फेंट्री को ही उड़ा डाला। काकोपवा के पास फैब 500 से हमला किया गया जिसमें भारी तबाही हुई। कुपियांस्क पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए। रूस ने टॉर्नेडो एस सिस्टम के जरिए 120 किलोमीटर की दूरी तक यूक्रेनी ठिकानों में तबाही मचाई। ये 24 घंटे में हमले के बाद की तस्वीरें हैं। शहर का शहर खंडहर हो चुका है। रूसी सैनिक खाली पड़ी इमारतों में घुस रहे हैं और यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढकर खत्म कर रहे हैं। रूस का हमला इतना जबरदस्त था कि ज़ैपोरिज़िया में घुसने की कोशिश कर रहे यूक्रेनी सैनिकों को 1800 मीटर पीछे खदेड़ दिया गया। दरअसल रूस की कोशिश है कि बारिश के मौसम में यूक्रेन के कई इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा करके रूसी फ्लैग लहरा दिया जाए। इसलिए पिछले 2-3 दिन में ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं जिसमें क्लस्टर बम का इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन पलटवार में यूक्रेन ने भी क्लस्टर बम दाग दिया है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह खबर आई है जिसमें अमेरिका के दिए क्लस्टर बम का इस्तेमाल यूक्रेन ने किया है। यानी जंग का सबसे विनाशक दौर शुरू हो चुका है जिसमें क्लस्टर तबाही मचा रहे हैं। अब इसके बाद बस एटमी हमले की बारी आनी बाकी है जिसकी धमकी रूस और अमेरिका दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। करीब 1.5 साल की जंग में ज़ेलेंस्की बहुत कुछ गंवा चुके हैं। यूक्रेन काफी तबाह हो चुका है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने अभी तक हार नहीं मानी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ज़ैपोरिज़िया वॉर का गेम चेंजर सेंटर बन सकता है। दावा किया जा रहा है कि ज़ैपोरिज़िया के आसपास यूक्रेन महाविध्वंस की नई रणनीति तैयार कर रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन एटमी हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पुतिन न्यूक्लियर ट्रिगर को पहले ही ऑन कर देंगे और पल भर में ही सब कुछ स्वाह हो जाएगा। सवाल यह है कि क्या ज़ैपोरिज़िया ही महाविनाश का एपिसेंटर बनेगा? ज़ैपोरिज़िया से फिर उठा एटमी कोहराम। क्या एटमी हमले की तैयारी में है ज़ेलेंस्की? ज़ैपोरिज़िया के पास क्यों हथियार जमा कर रहा है यूक्रेन? काउंटर अटैक के बाद ज़ेलेंस्की जंग में लगातार मात खा रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की रूस के घातक हमलों का जवाब देने के लिए अब बड़ा धमाका कर सकते हैं, एक ऐसा धमाका जो जंग का रुख पलट सकता है। आशंका जताई जा रही है कि ज़ेलेंस्की अब आखिरी विकल्प के तौर पर एटमी हमले की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ज़ेपोरिजिया के आसपास भारी मात्रा में खतरनाक हथियार जमा कर रहा है। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ज़ेलेंस्की भारी मात्रा में गोला बारूद जमा कर रहे हैं। ज़ेपोरिजिया एटमी विनाश का सेंटर बन सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और इसके मायने क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लेना जरूरी है कि ज़ेपोरिजिया ज़ेलेंस्की के विध्वंसक प्लान का एपिसेंटर क्यों बनने जा रहा है। दरअसल रूस के विनाशकारी हथियारों और घातक बमों के प्रहार से यूक्रेन में बारूद की भयंकर बरसात हो रही है। यूक्रेन के नोवा काखोकवा में रशियन एयरफोर्स ने फैब 500 बमों से जोरदार हमले किए। नोवा काखोकवा में फैब 500 बमों से रूसी एयर स्ट्राइक में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। रूस का यह बम इतना पावरफुल है कि जहां भी गिरता है वो जगह पल भर में नेस्तनाबूद हो जाती है। दरअसल पुतिन इस वक्त इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने यूक्रेन को बारूद से भस्म करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि यूक्रेन अपने वजूद को बचाने के लिए न्यूक्लियर अटैक का सहारा ले सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का दावा है कि यूक्रेन एटमी हमले की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेपोरिजिया के सभी 6 रिएक्टर लगभग 10 महीनों के लिए बंद हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि रेडियो एक्टिव रिसाव का खतरा बना हुआ है। अगर ज़ेपोरिजिया से न्यूक्लियर हमला हुआ तो महाविनाश को कोई रोक नहीं सकता है। जानकारों का कहना है कि यूक्रेन की एटमी तैयारी का जवाब देने के लिए पुतिन न्यूक्लियर अटैक से गुरेज नहीं करेंगे। ऐसे में रूस का पहला टारगेट ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट हो सकता है। ज़ेलेंस्की कई बार दावा भी कर चुके हैं कि ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट रूस की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। यानी अगर धमकी के मुताबिक रूस का एक्शन शुरू हुआ तो ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट से रेडिएशन की शुरुआत हो सकती है। जानकारों के मुताबिक अगर ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में धमाके के बाद हवा पूरब से पश्चिम की तरफ चली तो तकरीबन पूरा यूरोप रेडियो एक्टिव बादलों के घेरे में आ जाएगा। अगर हवा की दिशा पश्चिम की ओर हुई तो इससे रूस के एक बड़े हिस्से समेत पूरा यूक्रेन, मोल्दोवा, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, इटली, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, आयरलैंड से भी आगे आइसलैंड तक रेडिएशन की चपेट में होंगे। लेकिन अगर हवा की दिशा पूरब की ओर हुई तो यूक्रेन के साथ साथ रूस के बड़े हिस्से सहित उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया और चीन का बहुत बड़ा हिस्सा रेडिएशन की चपेट में आ जाएगा। रूस ने पूर्वी यूरोप में मौजूद तमाम पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की धमकी पहले ही दे दी है। रूस की मिसाइल पावर से पूरी दुनिया वाकिफ है। ऐसे में रूस पूर्वी यूरोप के तमाम पावर प्लांट को नष्ट करने की धमकी को सच भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो जोहानिसबर्ग से आ रही है, आपको बता दें जोहानिसबर्ग से धमाके की हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई है। धमाके से उड़ा सड़क का एक बड़ा हिस्सा जोहानिसबर्ग में।
सड़क पर खड़े वाहन कई फीट तक उछल गए आसमान में। धमाके में 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। धमाके की वजह अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरह से धमाका होता है और ऊपर तक उछल जाती है ये गाड़ी जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है और इसके आसपास खड़े वाहन। 40 लोग घायल हुए हैं इस धमाके की वजह से। हालांकि इसकी वजह क्या थी नहीं पता लगा, लेकिन देखिए किस तरह से सड़क के नीचे कोई ब्लास्ट होता है और उसके बाद कैसे उछलती हुई दिखाई देती है ये गाड़ी और उसके आसपास पूरी सड़क आगे तक इसी तरह से उछलती है और उस पर खड़ी हुई गाड़ियां। रूस के साथ जंग लड़ने का फैसला यूक्रेन के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन नेटो और अमेरिका के भरोसे ने यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस को हिम्मत दी और यूक्रेनी सैनिकों ने रूस को टक्कर दी। पर अब न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि नेटो और अमेरिका के लिए भी इस जंग में बने रहना मुश्किल हो रहा है। ऐसा नेटो के ज्यादातर देशों की जंग में दिलचस्पी न होने के कारण तो है ही, साथ ही यूक्रेन के सामने आया हथियारों का संकट भी इसका बड़ा कारण है। अब इस संकट से अमेरिका कैसे यूक्रेन को उभारने की कोशिश कर रहा है, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। रूस के खिलाफ जंग में अब तक जितनी मदद मिली उसके सहारे मरियंस्की पैलेस ने रणनीति बनाए रखने की हर संभव कोशिश की, लेकिन रेत की तरह मुट्ठी से फिसलते वक्त के साथ हालात भी बदलने लगे हैं। जंग में रूस की बढ़त अब दिखने लगी है। कमजोर कीव की रणनीतिक विफलता भी झलकने लगी है। तो क्या यूक्रेन को मदद मिलनी बंद हो गई है? क्या यूक्रेन की आक्रामकता खत्म हो गई है? और क्या नेटो अपने वादे से मुकर रहा है? बारूदी जमीन पर जो हालात दिख रहे हैं, ये सवाल उन्हीं हालातों से जन्म लेते हैं। लेकिन अहम सवाल अब भी ये है कि अगर मददगारों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, तो इस बारूदी सैलाब में ज़ेलेंस्की का बेड़ा पार कैसे लगेगा? हालांकि ये भविष्य का सवाल है, इसलिए फिलहाल ये चर्चा का मुद्दा है। लेकिन जो वर्तमान है वो इस जंग की हकीकत से रूबरू करवा रहा है। और हकीकत यह है कि यूक्रेन को मदद के रूप में मिले हथियार बेकार हो चुके हैं। ज्यादातर डिफेंस सिस्टम और आर्टिलरी भी खराब हो गई है। सबसे बड़ी परेशानी डिफेंस सिस्टम की एक्यूरेसी बन गई है। वहीं दूसरी बड़ी परेशानी नेटो देशों से हथियारों की धीमी सप्लाई है। इसका साफ मतलब है कि इस समय यूक्रेनी सेना के हौसले पूरी तरह से पस्त हैं। दूसरा मतलब निकालें तो नेटो के रूस के खिलाफ जंग में साथ देने के वादे पर संकट मंडराना है, क्योंकि जिस तरह हथियारों की सप्लाई पर कुछ देश रोक लगा चुके हैं और कुछ हथियार सप्लाई में आनाकानी कर रहे हैं, वो जंग में यूक्रेन की हार का मुख्य कारण बन सकता है, जिसकी पुष्टि करता है यूक्रेन की वो मांग जो तत्काल की जरूरत है। कीव के मुताबिक रूस से मुकाबला करने के लिए तुरंत 372 बंद गाड़ियों और 80 F-16 फाइटर जेट्स की सख्त जरूरत है। हालांकि यह जरूरत लिखित रूप से नेटो को भेजी गई है, लेकिन सच ज़ेलेंस्की के सलाहकार की जुबानी सुनिए। और सुपर प्राइम टाइम के आखिर में हम एक बार फिर अपने करोड़ों दर्शकों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन दर्शकों का जिनका सुपर प्राइम टाइम शो को भरोसा प्राप्त होता रहा है, वही दर्शक जिनकी बदौलत ये शो 1 साल से लगातार देश का नंबर 1 शो बना हुआ है। इसीलिए आज के शो से विदा लें उससे पहले TV9 की पूरी टीम दर्शकों के इस प्यार और भरोसे का शुक्रिया अदा करती है। नमस्कार। दुनिया बदलने वाली हर हलचल सुपर प्राइम टाइम पर 360 डिग्री खबर। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आज ब्रेकिंग न्यूज, वैगनर चीफ प्रेपोजिटिविया के सेवेस्टोपोल में जो कहा जब कहा सच हुआ। 1 साल से बरकरार दर्शकों का भरोसा, जब धधक रहा है वॉर जोन, सिर्फ सुपर प्राइम टाइम पर ग्राउंड रिपोर्ट।
आसान शब्दों में इंटरनेशनल खबरों का विश्लेषण, सुपर प्राइम टाइम की सबसे बड़ी ताकत। इसलिए सुपर प्राइम टाइम 1 साल से नंबर 1 टीवी न्यूज का स्वर्णिम इतिहास।